हाँ दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी लोगों का फिजिक्स विद कॉन्सेप्ट के यूट्यूब चैनल पर तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आज हम लोग सीखने वाले हैं संघट या टक्कर के बारे में। तो संघट या टक्कर ये डिटेल से पढ़ने वाले हैं और इसे बहुत ही आधारित इस पर बहुत प्यारे प्यारे न्यूमेरिकल को भी लगाएंगे। तो पहले हम लोग समझते हैं कि संघट या टक्कर आखिरकार होता क्या है। जैसे आप लोग देखते होंगे भाई एक्सीडेंट होता है, उसमें दो चीज़ें होती हैं। दो चीज़ें आपस में आकर के क्या होती हैं, टकराती हैं। जब ये चीज़ें आपस में आकर टकराती हैं तो इसमें क्या होता है, बहुत बड़ा बल, ठीक ना, बहुत बड़ा बल बहुत कम समय के लिए कार्य करता है। बहुत बड़ा बल बहुत कम समय के लिए कार्य करता है। जैसे दो बाइकें से ले सकते हैं एग्जाम्पल में, कोई भी चीज़ वस्तु ले सकते हैं ना, दो पिंड हैं, दो वस्तु हैं, दो बाइक हैं, कोई भी चीज़ है आके टकराई। टकराने के बाद जब टकराती है तो उस समय का जो समय होता है वह बहुत ही छोटा होता है, मतलब बहुत ही कम, मुश्किल से 2-3 सेकंड। अगर जिससे जो लड़ा हुआ है उसे जाके पूछोगे कि भाई उस समय क्या हुआ था, तो कहेगा जब उस समय जब टकराई है उस समय का यानी 1-2 सेकंड का समय उसको पता नहीं होता कैसे कैसे क्या घटना घटी है, ठीक ना। तो कहने का मतलब है कि जो बहुत बड़ा बल अगर बहुत कम समय के लिए कार्य करे तो उससे वस्तु की गतिज ऊर्जा और संवेग परिवर्तित हो जाता है। तो लेकिन हम लोग में क्या होता है भाई, टक्कर होता है, टक्कर होने के बाद थोड़ा बड़ा बैंड हो जाता है, कहाँ कहाँ खरोंच आई है कुछ पता नहीं चलता है, बहुत सारी चोट लगती है ना। तो वो समझो क्या हुआ, हमारा गतिज ऊर्जा या संवेग में परिवर्तन हुआ। जो हमें पहले स्वस्थ थे, एकदम मस्त थे, टक्कर हुआ, टक्कर होने के बाद कहाँ से लाल पानी आ रहा है कुछ पता नहीं है, तो वह हमारा क्या हुआ, संवेग या गतिज ऊर्जा में परिवर्तन हो गया। तो कहने का मतलब ये हुआ कि संघट क्या हुआ कि दो वस्तुओं के बीच में लगने वाला वह बल या पारस्परिक बल जिससे क्या हो कि पिंडों की गतिज ऊर्जा और संवेग में परिवर्तन हो जाए, और बल जो है बहुत कम समय के लिए क्रियाशील हो या बहुत कम समय के लिए लगे लेकिन बहुत प्रबल बल हो, ठीक ना। बात क्लियर हो गई कि संघट या टक्कर क्या होता है। अब इसके हम लोग डिफिनीशन लिखते हैं। डिफिनीशन में क्या लिखेंगे कि दो वस्तुओं या दो पिंडों के बीच लगने वाली वह पारस्परिक बल या वह पारस्परिक क्रिया बल जो अत्यंत सूक्ष्म समय के लिए कार्य करता है, जिससे पिंडों की संवेग और ऊर्जा क्या हो जाती है, परिवर्तित हो जाती है, उसी क्या कहते हैं, संघट या टक्कर कहते हैं, ठीक है भाई। तो हम लोग पहले चीज़ों को लिखते चलते हैं और समझते चलते हैं, और आप लोग बढ़िया सा नोट्स बनाइए ताकि आपको लगे भाई हमने कुछ चीज़ें पढ़ी हुई है। तो आप लोग सुंदर सा नोट्स बनाते रहें और हर चीज़ों को लगाते रहें और न्यूमेरिकल भी उसमें जोड़ते रहें, ठीक ना। बिना न्यूमेरिकल की फिजिक्स मजा आने वाला नहीं है। तुम लोग क्या लिखेंगे भाई, किन्हीं दो पिंडों के बीच ना, किन्हीं दो पिंडों के बीच, किन्हीं दो पिंडों के बीच, किन्हीं दो पिंडों के बीच लगने वाला वह पारस्परिक क्रियाबल, वह पारस्परिक क्रियाबल जिसमें अत्यंत प्रबल बल, ठीक ना, अत्यंत प्रबल बल सूक्ष्म समय के लिए कार्य करे, सूक्ष्म समय के लिए कार्य करे। जब सूक्ष्म समय के लिए कार्य करेगा कौन, अत्यंत प्रबल बल, इससे क्या होगा, इससे जो पिंड होगा उस पिंड की संवेग और गतिज ऊर्जा में परिवर्तन हो जाता है। कार्य करे जिससे पिंडों के संवेग के बारे में बता दिया गया भाई आपको, ठीक ना। संवेग क्या होता है, द्रव्यमान और वेग का गुणनफल संवेग कहलाता है। संवेग कैसी राशि है, सदिश राशि है, ठीक ना। संवेग क्या हो जाता है, पिंडों के संवेग एवं ऊर्जा कह सकते हैं ना, संवेग एवं ऊर्जा में परिवर्तन हो जाता है, संवेग एवं ऊर्जा में परिवर्तन हो जाता है, क्या कहलाता है, संघट कहलाता है, हो जाता है, संघट कहलाता है, संघट कहलाता है। तो बातें आपको समझ में आ गई ना कि संघट या टक्कर क्या है, ठीक है। संघट या टक्कर से डरना नहीं है ना, संघट या टक्कर बहुत आसान चीज़ है, कुछ टफ है नहीं। क्या हमने लिखा भाई, किन्हीं दो पिंडों के बीच लगने वाला वह पारस्परिक क्रिया बल, ठीक ना। दो पिंड रहेंगे
उन दोनों पिंडों के बीच लगने वाला वह पारस्परिक क्रिया बल जिसमें क्या होगा, अत्यंत प्रबल बल। भाई बल हमने बताया ना, जब दो बाइक टकराती है सब थोड़ी आज टकरा गए, ऐसा थोड़ी होता ना, बहुत तेज बहुत प्रबल बल काम करता है और बहुत ही कम समय के लिए। तो अत्यंत प्रबल बल क्या होता है, अत्यंत सूक्ष्म समय लिखें या सूक्ष्म समय के लिए कार्य करता है। जब कार्य करेगा तो होगा क्या भाई, उस पिंड के संवेग और ऊर्जा में क्या हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है। पिंडों के संवेग और ऊर्जा में परिवर्तन हो जाता है, वही क्या कहलाता है, संघट या टक्कर, जिसे हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं कोलिजन बोलते हैं। ठीक, अब दोस्तों ये जो संघट या टक्कर होता है यह आपका मुख्यतः दो प्रकार का होता है। संघट या टक्कर मुख्य रूप से कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है, कैसे होता है, इन सब के बारे में सीखते हैं। तो संघट या टक्कर जो होते हैं, नीचे कारक से भाई, टक्कर जो संघट जो होते हैं वह दो प्रकार के होते हैं। संघट कितने प्रकार के, दो प्रकार के। संघट दो प्रकार के होते हैं, संघट दो प्रकार के होते हैं। तो संघट दो प्रकार के होते हैं, तो वह कौन कौन से संघट होते हैं। तो पहला जो आपका संघट है उसे हम लोग बोलते हैं प्रत्यास्थ संघट। प्रत्यास्थ संघट, क्या बोलेंगे लाल, प्रत्यास्थ संघट, ठीक ना। पहला क्या है, प्रत्यास्थ संघट है। अच्छा, दूसरा क्या है, दूसरा जो होता है अप्रत्यास्थ संघट होता है। अप्रत्यास्थ संघट, दूसरा क्या होता है, अप्रत्यास्थ संघट होता है। तो जो प्रत्यास्थ संघट होता है हमारा, जो हमारा प्रत्यास्थ संघट है, प्रत्यास्थ संघट में संवेग और ऊर्जा दोनों इसमें क्या होते हैं, नियत होते हैं। संवेग और ऊर्जा दोनों नियत होते हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि प्रत्यास्थ संघट से आप क्या समझते हैं, तो आप क्या बताएंगे, ऐसा संघट है जिसमें पिंडों की संवेग और ऊर्जा दोनों संरक्षित रहती है। क्या रहती है, दोनों संरक्षित रहती है। मतलब संवेग क्या होगा, संरक्षित होगा। संरक्षित को एक और बहुत फेमस वर्ड है, उसको कहते हैं नियत। क्या कहते हैं, नियत कहते हैं। संवेग और ऊर्जा भैया दोनों नियत रहेगा। क्या रहेगा, संवेग और ऊर्जा दोनों कहाँ रहता है, नियत रहता है। किसमें, प्रत्यास्थ संघट में। वही अप्रत्यास्थ संघट में क्या होता है, अप्रत्यास्थ संघट में जो आपका संवेग होता है, संवेग तो नियत रहता है, संवेग जो है वह नियत रहता है, लेकिन आपका जो यहाँ पे ऊर्जा में क्या ले सकते हैं, गतिज ऊर्जा। ठीक है भाई, टक्कर होगा तो वहाँ पे गतिज ऊर्जा होगा, टक्कर होगा तो गतिज ऊर्जा होगा। तो गतिज ऊर्जा जो होता है वह क्या होता है, नियत नहीं रहता है। कहने का मतलब है संवेग तो क्या होगा, नियत होगा। संवेग क्या होगा, नियत होगा, लेकिन जो आपकी गतिज ऊर्जा होती है वह नियत नहीं होती है, नियत नहीं होती है। बात क्लियर है इतना, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे संघट या टक्कर क्या होता है। संघट या टक्कर कितने प्रकार का, दो प्रकार का। कौन कौन सा, पहला प्रत्यास्थ संघट जिसमें संवेग क्या होता है, नियत होता है, लेकिन ऊर्जा जो है नियत, ऊर्जा भी नियत होती है। लेकिन अप्रत्यास्थ संघट में संवेग नियत होता है लेकिन गतिज ऊर्जा नियत नहीं होती है। डायरेक्ट एक नंबर में पूछा जाता है कि पूर्ण प्रत्यास्थ संघट में होता है, चार ऑप्शन दे देगा, ऊर्जा और संवेग दोनों नियत, ठीक है, ऊर्जा नियत, संवेग अनियत, ठीक है, ऐसे ऐसे चार ऑप्शन देगा। तो अगर ये चीज़ आपको यहाँ से डायरेक्ट पता रहेगी तो वो ऑप्शन आपका सही जाएगा, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई कि संघट क्या है और संघट के प्रकार क्या है। अब हम लोग पढ़ेंगे प्रत्यास्थ संघट के बारे में, ठीक ना। तो दोस्तों इतना आप लोग स्क्रीनशॉट या नोट कर लीजिए, उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। हो गया होगा, ठीक है, चलिए मिटा देना, एकदम हो गया ना। चलिए भाई, अब हम लोग क्या सीखेंगे कि प्रत्यास्थ संघट। तो प्रत्यास्थ संघट के बारे में अब डिटेल से सीखेंगे, फिर उसके बाद अप्रत्यास्थ संघट के बारे में। थोड़ा सा ये टॉपिक आपको लेंदी लगेगा ना, मतलब थोड़ा सा टफ है हल्का सा, लेकिन इतना भी टफ नहीं है जो आपके नेटवर्क में ना आए, ठीक ना। आपके नेटवर्क में जरूर आएगा, बस केवल आप लोग थोड़ा सा ध्यान दें और चीज़ों को लिखते रहेंगे, समझते रहेंगे, तब जाके आपको कुछ समझ में आएगा ना। तो चीज़ें लिखते भी रहते हैं। अब ये लिंक क्या डालेंगे हम लोग, प्रत्यास्थ संघट। प्रत्यास्थ संघट, प्रत्यास्थ संघट को इंग्लिश में क्या कहेंगे भाई, इसको कहते हैं इलास्टिक कोलिजन, इलास्टिक कोलिजन। अभी दोस्तों हमने बताया इलास्टिक कोलिजन ऐसा संघट जिसमें जो पिंड रहता है,
ठीक ना, दो पिंड रहेंगे, दोनों पिंडों के संवेग और ऊर्जा क्या होती है, नियत होती है। ऐसा संघट जिसमें पिंडों के संवेग और ऊर्जा नियत हो उसे क्या कहेंगे, प्रत्यास्थ संघट कहते हैं। तो इस चीज़ को लिख दिया जाए, ठीक है। तो आप लोग लिख सकते हैं, लेकिन मैं भी लिख दे रहा हूँ। क्या लिखेंगे, ऐसा संघट जिसमें पिंडों के क्या बराबर होगा, संवेग और ऊर्जा नियत होता है, बराबर नहीं होता, नियत होता है, बदलता नहीं है। ऐसा संघट जिसमें पिंडों के संवेग एवं ऊर्जा नियत होते हैं, ऐसा संघट जिसमें पिंडों के संवेग एवं ऊर्जा नियत होते हैं क्या कहलाता है, उसको हम लोग क्या कह सकते हैं भाई, नियत होते हैं, प्रत्यास्थ संघट कहलाता है। प्रत्यास्थ संघट कहलाता है, ठीक। तो ऐसा संघट जिसमें पिंडों के संवेग एवं ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होता है, मतलब नियत रहते हैं, क्या कहलाता है, हमारा प्रत्यास्थ संघट इलास्टिक कोलिजन कहलाता है। तो इलास्टिक कोलिजन की अगर एग्जाम्पल की बात करें कि इसके एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे, देखिए दोस्तों, इसके जो एग्जाम्पल होंगे यानी हम लोग जैसे लिख सकते हैं, अभी आप लोग कभी आदर्श गैस का नाम सुने होंगे केमिस्ट्री में, ठीक है ना, फिजिक्स में भी है और हम इसको पढ़ाएंगे, ठीक है। तो जब आदर्श गैस आएगा तो हम बताएंगे आदर्श गैस होता क्या है, वहाँ पे आप लोग को पढ़ाएंगे कि बॉयल नियम क्या होता है, चार्ल्स नियम क्या होता है, तो वहाँ पे, लेकिन बस यहाँ पे जाने कि कोई आदर्श गैस कुछ होता है। जो आदर्श गैस होती है, आदर्श गैस के अणुओं का जो जिस बर्तन में रखा हुआ है उस बर्तन की दीवार से जो टक्कर होती है, वह टक्कर जो है प्रत्यास्थ संघट की कैटेगरी में आता है। बात क्लियर है, आदर्श गैस के अणुओं का बर्तन की दीवार से टक्कर, ठीक। तो पहला एग्जाम्पल क्या ले सकते हैं, आदर्श गैस के अणुओं का, ये आदर्श गैस भाई आप लोग को बहुत डिटेल में पढ़ना है ना, बॉयल नियम क्या होता है, चार्ल्स नियम क्या होता है, सब कुछ पढ़ेंगे ना। आदर्श गैस के अणुओं का दीवार की या बर्तन की दीवार से ना, बर्तन लिख देना, हाँ, बर्तन की दीवार से टक्कर, तो ये हमारा किस कैटेगरी में आएगा, कौन से टक्कर में आएगा, आदर्श गैस के अणुओं का बर्तन की दीवार से टक्कर, ये जो हमारा आता है किस में आता है, प्रत्यास्थ संघट के अंतर्गत आता है, ठीक ना। ऐसे भी और सारे एग्जाम्पल हैं, तो यहाँ पे एग्जाम्पल आपके लिए बहुत है कि प्रत्यास्थ संघट को समझने के लिए प्रत्यास्थ संघट क्या है, तो प्रत्यास्थ संघट ये हो गया। अब हम लोग देखने वाले हैं कि एक बीमित तल में प्रत्यास्थ संघट क्या होता है, ठीक ना, एक बीमित तल में प्रत्यास्थ संघट। तो प्यारी से हम लोग हेडिंग डालते हैं, एक बीमित तल में प्रत्यास्थ संघट। तो अब हमारा हेडिंग क्या हो जाएगा, एक बीमित तल में प्रत्यास्थ संघट, एक बीमित तल में प्रत्यास्थ संघट, ठीक। मतलब क्या कह सकते हैं, इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशनल प्लेन कह सकते हैं, इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशनल प्लेन। तो एक तल में, एक बीमित तल में प्रत्यास्थ संघट क्या होता है, पहले इसको भाई ध्यान से एकदम समझिए, ठीक ना। देखिए, जैसे मान चलिए कि दो पिंड हैं और हमने पहला, ये पिंड हो गया, ये पिंड है पहला और ये पिंड है दूसरा, ठीक है। और ये संघट से पूर्व एक होता है भाई, संघट से पूर्व मतलब संघट के पहले, संघट के पूर्व मतलब क्या हुआ, टकराने से पहले, ठीक ना। पहला पिंड जिसका द्रव्यमान हमने क्या माना, m1, दूसरा पिंड इसके द्रव्यमान को हमने क्या मान लिया, m2 मान लिया। माना दो पिंड जिनके द्रव्यमान m1 और m2 हैं। m1 का जो वेग है वह m1 का वेग u1 है। अच्छा, वेग सदिश राशि है, उसके ऊपर तीर लगा दो, वेग सदिश राशि है तो इसके ऊपर क्या करेंगे, तीर लगा देंगे। पहला पिंड जिसका द्रव्यमान m1 है उसका वेग u1 है, दूसरा पिंड जो उसका द्रव्यमान m2 है और वेग u2 है। ये हमारा जो स्थिति बना हुआ है ये टक्कर से पूर्व कह सकते हैं, संघट से पूर्व है, संघट से पूर्व। पूर्व मतलब भैया पहले होता है यार, पूर्व मतलब पहले ना, संघट से पूर्व। अच्छा, जब संघट हुआ, ये देखो, ये हमारा पहला पिंड m1, दूसरा पिंड m2, ये संघट हो गया, टक्कर हो गया। जब टक्कर होगा तो भाई जाहिर सी बात है कि
उनकी जो मतलब वेग होगा वह परिवर्तित होगा, द्रव्यमान तो वही रहेगा, ठीक ना, द्रव्यमान तो वही रहेगा, लेकिन वेग क्या होगा, परिवर्तित हो जाएगा। तो ये पिंड, पहला पिंड, इसका द्रव्यमान जो यम था, यम1 था, उसका वेग v1 हो गया, और जो पिंड यम2 था उसका वेग क्या हो गया, v2 हो गया। वेग क्या हो गया, v2 हो गया। ये जो कंडीशन है ये क्या है, संघट के समय की है। ये कब की कंडीशन है, ये संघट के समय की है। कब की है, संघट के समय की है। और ये क्या है, संघट के पश्चात की है, मतलब जब टकरा गए, टकराने के बाद छटक जाते हैं ना, वही संघट के पश्चात, संघट के पश्चात की है, ठीक, संघट के पश्चात की है। तो कह सकते हैं कि दो पिंड हैं जो संघट से पूर्व, उनके द्रव्यमान m1 m2 और वेग क्या है, u1 और u2 हैं। संघट के पश्चात उनके वेग क्या हो गए हैं, v1 और v2 हो गए हैं। इतनी बात आप लोग को समझ में आ गई है। तो अब हम लोग इनके ऊपर एक बड़ा सा डेरिवेशन देखने वाले हैं, ठीक ना, बहुत बड़ा सा डेरिवेशन। बस उस धैर्य बनाकर डेरिवेशन को देखेंगे तभी वो डेरिवेशन आपको बहुत ही अच्छे समझ में आने वाला है। अदरवाइज लगेगा यार सजी पता नहीं क्या बता रहे हैं, ठीक ना। बस केवल ध्यानपूर्वक देखते रहो और चीज़ों को जब मैं कहूँगा हाँ भाई अब नोट कर लीजिए, वहाँ पे आप लोग नोट करेंगे तभी आपको कुछ लगेगा कि हाँ यहाँ पे अब समझ में आया है, ठीक ना। तो ये चीज़ों को भाई इतना आप लोग नोट कर लो जरा, तब यहाँ से अब हम लोग कुछ चीज़ें निकालने वाले हैं। अब क्या निकालने वाले हैं, ये जब चीज़ निकालेंगे तब वहाँ पर आपको धीरे धीरे समझ में आएगा, ठीक ना। यहाँ तक तो फिगर वगैरह बना लिए होंगे अच्छे से, ठीक है। अब देखो भाई, तो कहने का मतलब है हम लोग कौन सा टक्कर पढ़ रहे हैं, कौन सा संघट पढ़ रहे हैं, प्रत्यास्थ संघट पढ़ रहे हैं। प्रत्यास्थ संघट में क्या होता है, जो पिंडों का संवेग और ऊर्जा क्या होता है, संवेग और ऊर्जा नियत होता है। क्या होता है, संवेग और ऊर्जा नियत होता है, किसमें, प्रत्यास्थ संघट में, ठीक ना। प्रत्यास्थ संघट में पिंडों का वेग और ऊर्जा क्या होता है, वेग और ऊर्जा, ऊर्जा मतलब गतिज ऊर्जा, संवेग और गतिज ऊर्जा क्या होता है, नियत होता है, किसमें, प्रत्यास्थ संघट में। तो अब हम लोग यहाँ पर जो है क्या देखेंगे कि हम लोग संवेग संरक्षण एक बार लगाएंगे और एक बार ऊर्जा संरक्षण लगाएंगे, एक बार संवेग संरक्षण और एक बार ऊर्जा संरक्षण। तो संवेग संरक्षण लगाएंगे तो कैसे क्या होगा, ऊर्जा संरक्षण लगाएंगे तो कैसे क्या होगा, अब यही चीज़ हम लोग देखने वाले हैं। देखिए दोस्तों ध्यान से, क्या लिखेंगे पहले हम लोग, संवेग संरक्षण के सिद्धांत से क्या लिख देंगे हम लोग, एक लाइन, संवेग संरक्षण के सिद्धांत से। दोस्तों आप लोगों को संवेग तो बढ़िया से समझ में आ गया होगा, ठीक ना। संवेग संरक्षण के सिद्धांत से हम लोग संवेग संरक्षण के सिद्धांत से क्या देखेंगे भाई, टक्कर की पूर्व का संवेग, संरक्षित मतलब बदल नहीं रहा है, संरक्षित मतलब क्या है, संरक्षित है, नियत है, मतलब जो टक्कर के पहले है वही टक्कर के बदवों है, जो टक्कर के पहले है वही टक्कर के बाद भी है, मतलब संवेग क्या हो रहा है, बदल नहीं रहा है। तो ये क्या होगा, ये संघट मतलब टक्कर संघट के पहले और ये क्या है, संघट के बाद, टक्कर के बाद। तो जो पहले वही बाद बराबर होगा, बदल नहीं रहा है, नियत है, संरक्षित है, कांस्टेंट है, ठीक। हम लोग क्या लिख देंगे, संवेग संरक्षण के सिद्धांत से पहले पिंड का संवेग, संवेग बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुणे वेग, इसको P से लिखते हैं, P बराबर mv। तो यहाँ पे v की जगह पे u1 है, तो m1 u1 क्या हो जाएगा, m1 u1 प्लस इसका क्या हो जाएगा, m2 u2 बराबर m1 v1 प्लस m2 v2। कोई दिक्कत परेशानी समझ में नहीं हो रही ना। संघट के पहले का संवेग बराबर है संघट के पश्चात का संवेग, ठीक है। पहले पिंड का संवेग m1 u1, दूसरे पिंड का संवेग m2 u2 बराबर m1 v1 प्लस m2 v2। कोई दिक्कत परेशानी नहीं। अब देखो दोस्तों, हम लोग m1 वाला टर्म एक साथ करते हैं। m1 वाला टर्म आ जाओ भाई, m1 u1 इधर ला दो, माइनस m1 v1 u1 में फर्क आपको दिख रहा है, ठीक ना, बराबर m2 v2 माइनस m2 u2, ठीक। दोनों में क्या कॉमन है, m1 का कॉमन है, m1 का कॉमन ले लेंगे, u1 माइनस v1 बराबर m2 कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा, v2 माइनस u2, m1 बटा m2 निकाल लेते हैं, m1 बटा m2 बराबर क्या हो जाएगा, v2 माइनस u2 बटा u1 माइनस v1। इसको हम लोग मान लेते हैं, अच्छा यहाँ पे इसको मानते हैं समीकरण नंबर 1, इसको मानते हैं समीकरण नंबर 2, ठीक। समीकरण 1 और समीकरण 2 हमने बना दिया, ठीक।
ये जो समीकरण हमने बनाया और कैसे कैसे बना रहे हैं, यहाँ तक चीज़ें समझ में आ रही है ना। यहाँ तक तो कोई दिक्कत परेशानी नहीं। बाकी आगे क्या हो रहा है ये आपको थोड़ा सा डाउट होगा, सर निकालना क्या चाह रहे हैं। अभी समझ में आएगा क्या निकालना चाह रहे हैं। बस ये लाइन आपको समझ में आनी चाहिए कि कैसे कैसे क्या चीज़ हो रहा है। ठीक, चलो भाई यहाँ तक समझ में आ गई। अब हम लोग ये हमने क्या लगाया है, संवेग संरक्षण के सिद्धांत से। अब क्या निकाल देंगे, गतिज ऊर्जा या ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत से। तो ऊर्जा में कौन सी यहाँ पे ऊर्जा लिया जा रहा है, गतिज ऊर्जा लिया जा रहा है। क्यों गतिज ऊर्जा लिया जा रहा है, भैया पिंड तो हमारे गति कर रहे हैं ना, जब गति करेंगे तो गतिज ऊर्जा लेंगे, स्थिर रहते तो स्थितिज ऊर्जा लिया जाता है ना। हाँ ठीक, तो अब हम लोग क्या लगाएंगे कि गतिज ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत से या ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत से। गतिज ऊर्जा क्या होता है यार, ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत से। क्या लिखेंगे अब हम लोग, ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत से। यहाँ पे क्या लिख देंगे हम लोग, ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत से। ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत से, ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत से। तो ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत से तो भैया टक्कर के पहले का गतिज ऊर्जा बराबर होगा टक्कर के बाद का गतिज ऊर्जा। और गतिज ऊर्जा का सूत्र तो पता है ना, K बराबर 1/2 mv²। K बराबर 1/2 mv²। कहने का मतलब पहला पिंड है m1 हो जाएगा, उसका वेग क्या हो जाएगा, u1 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, 1/2 m1 u1² प्लस 1/2 m2 u2²। ठीक, बराबर होगा, ये क्या है, संघट से पहले का ऊर्जा है, गतिज ऊर्जा है, बराबर संघट के बाद की गतिज ऊर्जा 1/2 m1 v1² प्लस 1/2 m2 v2²। एकदम दिक्कत नहीं है सर, 1/2 1/2 1/2 1/2 जितने पद हैं सब में 1/2 को छटका दो। ठीक है, चलो भाई छटक जाओ तुम लोग। क्या बचा, m1, इस वाले से लिखे ना, m1 u1² प्लस m2 u2² बराबर m1 v1² प्लस m2 v2²। अब देखो जरा उसमें क्या किए थे, m1 वाले को एक साथ इस लाइन में, जैसे यहाँ भी कर रहे हैं ना, m1 वाले को एक साथ करेंगे तो क्या हो जाएगा, m1 u1² माइनस m1 v1² बराबर m2 v2² माइनस m2 u2²। इसमें क्या कॉमन है, इसमें कॉमन है m1 का, जैसे यहाँ पे कॉमन था m1 भैया हमने कॉमन ले लिया। क्या बचा, u1² माइनस v1² बराबर, इसमें क्या कॉमन है, m2 कॉमन है, m2 कॉमन ले लिए। क्या बचा, v2² माइनस u2²। ठीक, अच्छा अब हमने यहाँ पे m1/m2 निकाला था, यहाँ भी वही निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेंगे, m1/m2, m1/m2 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, v2² माइनस u2² बटे u1² u ये सर ये है u1² माइनस v1²। बोलो भाई, ये इसको मान लेते हैं हम लोग समीकरण नंबर 3। कोई दिक्कत परेशानी नहीं ना समझने में कि कैसे समीकरण 2 बना, कैसे समीकरण 3 बना। अब अगर समीकरण 2 और 3 को ध्यान से देख रहे हो, समीकरण 2 और 3 को अगर आप लोग ध्यान से देखें, ठीक ना, ध्यान से देखो, यहाँ यार ये समीकरण 2 है और ये समीकरण 3 है। समीकरण 2 और 3 का एक पक्ष आपस में बराबर है कि नहीं, एकदम बराबर है। जब एक पक्ष है आपस में बराबर, दूसरा भी क्या होगा, बराबर है होगा, दूसरा भी क्या होगा, बराबर है होगा ना। हाँ सर, जो हम लोग क्या लिख दे, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 नहीं सर, समीकरण 2 व 3 से, समीकरण 2 व 3 से ना, एक तो वैसे ही बना दिए हैं। समीकरण 2 व 3 से भी समझ में आएगा, आगे का है एक बनाए हैं समीकरण 2 व 3 से। अब समीकरण 2 व 3 से अगर देख रहे हैं, एक पक्ष बराबर है, दूसरा पक्ष आपस में बराबर हो गया। जब बराबर हो गया तो यहाँ पे क्या लिख देंगे हम लोग, v2 माइनस u2 बटे u1 माइनस v1। ठीक है, बराबर हो गया। यहाँ पे v2² माइनस u2² बटे u1² माइनस v1² के। अब देखो ये वर्गांतर वाला फार्मूला a² माइनस b² कभी याद कियोगे ना, a² माइनस b² बराबर क्या होता है, a प्लस b इंटू a माइनस b। वही वाला फार्मूला यहाँ पे ठोक देते हैं, ठीक ना। अब देखो कैसे लगा देते हैं वाला फार्मूला,
तो पहले ये क्या हो जाएगा, v2 माइनस u2 बटे u1 माइनस v1 बराबर, ये क्या हो जाएगा, v2 प्लस u2 a प्लस बी, v2 माइनस u2 a माइनस बी बटे यहाँ पे u1 प्लस v1 a प्लस बी, फिर u1 माइनस v1 a माइनस बी। ठीक, अब देखो भाई, ये देखो कौन कौन छटक रहा है, कौन कौन शहीद हो रहे हैं। ये देखो, ये वाला शहीद हो गया, और ये वाला शहीद हो गया, दो लोग शहीद हो गए। ठीक, अब जो नहीं शहीद हुए हैं, जो बचे हैं उनको देखो। ठीक है, जो बचे हैं उनको देखो, कौन को बच रहा है हमारा, u1 प्लस v1 बराबर v2 प्लस u2, यही बचा ना। अच्छा, अब अगर मैं पूछूं आपसे कि u1 क्या है, तो आप कहोगे संघट से पहले पिंड का वेग। v1 क्या है, संघट के बाद पहले पिंड का वेग। बात करें ना, संघट के पहले पिंड का वेग, संघट के बाद पहले पिंड का वेग बराबर है संघट के बाद दूसरे पिंड का वेग प्लस संघट के पहले दूसरे पिंड का वेग, मतलब पहले पिंड का टोटल वेग, दूसरे पिंड का टोटल वेग, है ना। पहले पिंड का टोटल वेग मतलब संघट के पहले संघट के बाद, और ये दूसरे पिंड का टोटल वेग संघट के पहले संघट के बाद। तो मतलब क्या निष्कर्ष निकल के आया कि अतः कह सकते हैं कि पहली वस्तु का कुल वेग बराबर है दूसरी वस्तु के कुल वेग के। तो यहाँ पे क्या बात समझ आई हम लोग को कि पहली वस्तु का कुल वेग, पहली वस्तु का कुल वेग बराबर है किसके, दूसरी वस्तु के कुल वेग के, दूसरी वस्तु के कुल वेग के, दूसरी वस्तु के कुल वेग के। ठीक ना, पहली वस्तु का कुल वेग बराबर है दूसरी वस्तु का कुल वेग। ठीक है दोस्तों, इतना चीज़ें आपको समझने में कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। यहाँ से भी न्यूमेरिकल टपक पड़ते हैं, आपको दे देगा कि कोई 5 किलोग्राम की वस्तु है, 4 किलोग्राम की वस्तु है, मान लेते भाई 2 किलोग्राम, मतलब दो वस्तु है, एक का 3 किलोग्राम, एक का 4 किलोग्राम। पहली वस्तु का वेग 3 मीटर पर सेकेंड, दूसरी वस्तु का वेग 4 मीटर पर सेकेंड है। टक्कर के बाद मान ले पहली वस्तु का जो 3 किलोग्राम की थी उसका वेग 6 मीटर पर सेकेंड हो जाता है, तो बताओ दूसरी वस्तु का वेग कितना हो जाएगा। वहाँ से आप लोग ऐसे इस टाइप के क्वेश्चंस को सन्न से निकाल सकते हैं ना, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होने वाली है। ठीक, तो यहाँ तक ये चीज़ें आपको समझ में आई। अगर हम बात करें दोस्तों यहाँ से इसके आगे कि अगर हम लोग u1 माइनस u2 बराबर क्या होगा, देखो u1 ये u2 था उधर, प्लस है इधर आएगा तो माइनस हो गया। u1 माइनस u2 बराबर क्या हो जाएगा आपका, v2 माइनस v1, हुआ कि नहीं, v2 माइनस v1। लेकिन अगर यहाँ पे देखो 1 2 है, यानी u1 माइनस u2 है, इसको भी हम लोग v1 माइनस v2 बनाए तब क्या होगा, तो ये हो जाएगा u1 माइनस u2 बराबर माइनस का कॉमन लेने पर प्लस वाला माइनस और माइनस वाला प्लस हो जाता है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, v1 माइनस v2 हो गया। क्या हो गया लाडलो, v1 माइनस v2। अब यहाँ से हमें क्या बात समझ में आएगी, ये देखो जरा, यहाँ से अब हमें क्या बात निष्कर्ष निकल के आती है। देखिए भाई, ये संघट के पहले का वेग है, पहले दूसरी वस्तु का। अच्छा, अगर वेग घट रहा है तो सापेक्षिक वेग बोलते हैं। आपने देखा फिगर में दोनों वेग एक ही दिशा में थे। ठीक है, दोनों वेग क्या है, एक ही दिशा में है। अच्छा, ये क्या है हमारा संघट के पश्चात वेग है और घट रहा है तो सापेक्षिक वेग हो गया। तो यहाँ पे हम लोग एक लाइन सेंटेंस में खुला शब्द में लिख सकते हैं कि अतः प्रत्यास्थ संघट में संघट से पहले, भाई u1 माइनस u2 क्या है, संघट से पहले है, संघट से पहले पिंडों का सापेक्षिक वेग, संघट से पहले पिंडों का सापेक्षिक वेग बराबर है संघट के पश्चात पिंडों के सापेक्षिक वेग के, परंतु विपरीत दिशा में। माइनस का दिखा रहा है विपरीत दिशा में, ठीक है, माइनस का दिखा रहा है विपरीत दिशा में। फिर से एक बार, अतः प्रत्यास्थ संघट में संघट से पहले पिंडों के सापेक्षिक वेग, भाई घट रहा है तो सापेक्षिक वेग, जैसे मान चलो पहली वस्तु जा रही है 20 मीटर पर सेकंड से, दूसरी वस्तु जा रही है 10 मीटर पर सेकंड से, तो उनका सापेक्षिक वेग क्या हुआ, 20 में से 10 घटा दो, 10 आ गया। ठीक, वही है सापेक्षिक वेग, ठीक ना। तो संघट से अतः प्रत्यास्थ संघट में संघट से पूर्व पिंडों के सापेक्षिक वेग
बराबर बराबर होता है, ठीक ना, या सापेक्षिक वेग पिंड संघट के पश्चात पिंडों के सापेक्षिक वेग के बराबर परंतु विपरीत होता है। ये सेंटेंस आपको यहाँ पे लिखना है। तो क्या सेंटेंस लिख सकते हैं? अतः प्रत्यास्थ संघट में, यहाँ पे लिख रहा भाई, अतः प्रत्यास्थ संघट में, अतः प्रत्यास्थ संघट, अतः प्रत्यास्थ संघट में, ठीक ना, प्रत्यास्थ संघट में क्या, प्रत्यास्थ संघट में संघट से पहले, यस, ठीक ना, संघट से पहले, संघट से पहले, संघट से पहले पिंडों के सापेक्षिक वेग, पिंडों के सापेक्षिक वेग, सापेक्षिक ना, सापेक्षिक वेग, सापेक्षिक वेग संघट के पश्चात, संघट के पश्चात, संघट के पश्चात पिंडों के सापेक्षिक वेग के बराबर, पिंडों के संघट के पश्चात पिंडों के सापेक्षिक, सापेक्षिक वेग के बराबर बराबर परंतु विपरीत होता है, बराबर परंतु विपरीत होता है। ठीक दोस्तों, इतनी चीज़ें आपको समझ में आ गई ना, बराबर परंतु विपरीत होता है। तो इतना आप लोग स्क्रीनशॉट वगैरह लें, ठीक है, बढ़िया से नोट करें। उसके बाद फिर हम आपको और चीज़ें निकाल रहे हैं, ठीक है, फिर उस पर इस वीडियो में नहीं, अगली वीडियो में जरूर इस पर आधारित बहुत सारे न्यूमेरिकल लगाएंगे, ठीक है। पहले इन चीज़ों को आप लोग बढ़िया से समझ लीजिए, ठीक है, इतना नोट कर लो भाई पहले। चलिए दोस्तों, आप लोग स्क्रीनशॉट वगैरह ले लिए होंगे, नोट कर लिए होंगे ना। चलिए अब हम लोग इसके आगे देखने वाले हैं, आगे हम देखिए क्या होगा, ठीक ना। तो पहले हम लोग कुछ जगह बनाते हैं, ठीक। अब देखो, अब हमारा क्या होगा यहाँ से आगे, जिससे अब हम लोग पहला समीकरण माने थे ना, उसी समीकरण का यहाँ पे अब कुछ यूज होने वाला है, ठीक है दोस्तों। जो हमने समीकरण 1 माना था ना, उसी समीकरण में कुछ यूज होने वाला है। तो पहले यहाँ से देखें, यहाँ जो चीज़ें हमने लिखा हुआ ना, यहाँ से अगर हम V2 का मान निकालें, ठीक ना, कहाँ से निकालें, पहले ये लाइन लिखते हैं, सिंस भाई कहाँ से, कि हमारा U1 प्लस V1 बराबर है हमारा V2 प्लस U2 के, V2 प्लस U2 के। अगर हम बात करें यहाँ से V2 का मान क्या आ जाएगा सर, V2 की बात करें, V2 बराबर क्या आ जाएगा, तो V2 यहाँ पर है, V2 को छोड़ करके इसको वहाँ भेज दो, उसको वहाँ भेज दो, तो ये हो जाएगा उधर जाके माइनस, यानी हम लिख सकते हैं कि U1 प्लस V1 माइनस U2, लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं एकदम। ये V2 का मान आ गया। अब यही V2 का मनवा, यही V2 का मनवा हमको ले जाके रखना है किसमें, समीकरण नंबर 1 में। जो समीकरण 1 हमने क्या बनाया था, M1U1 प्लस M2U2 बराबर M1V1 प्लस M2V2, वहाँ पे ले जाके ठोक देना है, ठीक भाई। रखते वहाँ पे, तो क्या रखेंगे, यानी V2 का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक ना, क्या लिख दें कि V2 का मान, V2 का मान समीकरण 1 में, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, अब यही V2 का मान हम लोग ले जाके समीकरण 1 में रखेंगे। समीकरण 1 हमारा था M1U1 प्लस M2U2 बराबर M1V1 प्लस M2V2। V2 की जगह पे ये मान रखें U1 प्लस V1 माइनस U2, कोई दिक्कत परेशानी नहीं, ठीक है। M2 का गुणा कर दें यहाँ पे, जब M2 का गुणा कर देंगे क्या हो जाएगा, M1U1 प्लस M2U2 बराबर M1V1 प्लस M2U1 प्लस M2V1, है ना, माइनस M2U2, ठीक ना, M2U2। इतना दिक्कत परेशानी कोई नहीं, ठीक है। ये देखो, ये या इसको हटा दें, ठीक ना। इतनी चीज़ें आपको समझ में आ गई कैसे, बस हमने क्या किया है, कुछ नहीं किया है, बस केवल V2 का मान ले जा करके हमने समीकरण 1 में रखा हुआ है और उसको थोड़ा सा हमने गुणा कर दिया है, ठीक ना। हमने क्या किया, थोड़ा सा गुणा कर दिया है। अब हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले हैं, ये चीज़ आपको समझना है। अब हम लोग यहाँ से U1 वाला टर्म एक साथ करेंगे। U1 वाला टर्म देखो भाई, एक बार यहाँ पर U1, एक यहाँ पर है, बाकी U2 देखो, U2 यहाँ पर है, U2 यहाँ पर है, ठीक है। U1 वाला टर्म एक साथ, U2 वाला टर्म एक साथ एक जगह रखो, रखते भाई,
तो रखेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, m1u1 ठीक ना, माइनस m2u1 ठीक, प्लस m2u2 इधर आएगा प्लस में, ये माइनस में है ना, इधर आएगा तो प्लस में जाएगा, प्लस 2m2u2 ठीक है। देखो भाई 1 2 3 4 5 6 पद हैं, तो 1 2 3 4 हो गया, 2 बचा है। कौन कौन बच गया भाई, m2 कहीं कहीं गलती हुआ क्या, m1u1 यहाँ पे, m2u1 यहाँ पे मिल गया ठीक है, m2u2 ये हो गया ठीक ना, और m2u2 ये माइनस था, इधर आके प्लस हो गया ठीक है। इधर हमारा क्या बचा, हाँ ये वाला टर्म बचा ना, इसको हम बराबर के इधर रखते हैं, बराबर के इधर रखेंगे अगर हम, तो m1v1 प्लस m2v1 ठीक, कोई दिक्कत परेशानी नहीं ना, सब कुछ चीज़ें समझ में आ गई। फिर से देख लो एक बार भाई, हमने u1 वाला u1 को एक साथ, u2 को एक साथ, v1 को एक साथ कर दिया, बस भाई साथ होना चाहिए ना, साथ हमने कर दिया ठीक है। यहाँ पे क्या कॉमन है सर, u1 का कॉमन है, u1 का कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, m1 माइनस m2 u1। ये देखो भाई, ये हमने 2 कैसे लिख दिया भाई ठीक ना, ये हमारा m2u2 होना चाहिए था ना, माइनस था प्लस हो गया ठीक, m2u2 हो गया 2 प्लस 2m2u2 ठीक है, बराबर यहाँ पे क्या कॉमन है हमारा, v1 का कॉमन है, v1 का कॉमन लेंगे तो m1 प्लस m2 इंटू v1, बस दोस्तों बस ठीक। अब देखो जरा, अब हमें v1 का मान यहाँ से निकालना है, यहाँ से हम लोग v1 का मान चाह रहे थे, तो v1 का मान क्या हो जाएगा, v1 का मान देखो भाई, यहाँ पे ये क्या है, m1 प्लस m2 का गुणा है, इधर आएगा तो ये भाग हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे भाग में यहाँ पे 2 पद हैं, कितने पद हैं, 2 पद हैं, तो दोनों पदों में भाग होगा, क्या होगा, ये दोनों पदों में भाग होगा। अरे यार ऐसे समझो, जैसे आपको मिल जाए कि 3xy बराबर आपको मिल जाए कि z² प्लस t² ठीक, z² प्लस t², तो अगर हम बात करें भाई xy बराबर क्या हो जाएगा, तो आप कहोगे कि सर कि z² प्लस t² बटे 3, ऐसे कहोगे। तो हम लोग अब ये मैथमेटिकल पोर्शन ज़्यादा लंबा हो रहा है, तो हमें लंबा को और थोड़ा शॉर्ट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ये डायरेक्ट 3 इसको भी दे देते हैं और डायरेक्ट 3 इसको भी दे देते हैं, बात समझ आ गई, 3 इसको भी दे दो 3 इसको भी दे दो, पूरा बटा ना लगाओ, तो वही काम यहाँ पे करते हैं। तो m1 प्लस m2 इसको भी, m1 प्लस m2 इसको भी दे देते हैं, क्या दिक्कत है, एकदम सर ठीक है। इसको पहले लिख दें, लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, 2m2u2 बटे ये वाला m1 प्लस m2 ठीक, प्लस में है, प्लस क्या लिख दें, m1 माइनस m2 u1 है, u1 बटे ये वाला m1 प्लस m2। ये चीज़ अगर समझ में ना आई हो, यहाँ पे फिर से एक बार देखो, 3xy बराबर z² प्लस t², ये 3 दोनों को देना था, दोनों को देखो, ये दोनों को दे दिए, दोनों को हमने यहाँ पे m1 प्लस m2 दोनों को दे दिए। तो ये हमारा किसका मान आ गया दोस्तों, v1 का मान आ गया, किसका मान आ गया, ये बड़ा सा फार्मूला बन गया, हमारा v1 का फार्मूला बन गया है ठीक है। अगर हम लोग इसी तरीके से डायरेक्ट v2 का मान निकालें ठीक ना, किसका मान निकालें, v2 का मान निकालें, तो v2 का मान निकालने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस केवल ध्यान से देखो क्या नीचे लिखेंगे, इसी प्रकार क्या, v2 बराबर, तो v2 अब कैसे होगा, अब थोड़ी नहीं फिर हम लोग जाएंगे जैसे सॉल्व किए हैं, v2 का मान रखें ऐसा वैसा 3 5 करें, यहाँ पे कुछ नहीं करने वाले हैं, बस कैसे देखो, जहाँ पे देखो v2 कब बना, जब 1 के स्थान पे 2 हो गया, तो जहाँ 1 है वहाँ 2, जहाँ 2 है वहाँ 1 लिख दो, जहाँ 1 है वहाँ 2, जहाँ 2 है वहाँ n ठोक दो। देखो भाई क्या हो जाएगा, 2m1u1 बटे m1 प्लस m2। अच्छा देखो, ये m2 प्लस m1 प्लस m2, ये m2 प्लस m1 लिखो, दोनों बात एक ही नहीं है मेरे भाई, आप 3 प्लस 4 लिखो चाहे 4 प्लस 3 लिखो, दोनों बात एक ही है कि नहीं, एकदम सर एक ही है। तो क्या हो जाएगा ये, तब उसको m1 प्लस m2 लिखते हैं ना, m1 प्लस m2 प्लस ये, लेकिन इसको भाई बदलना पड़ेगा,
इसको m2 माइनस m1 करना पड़ेगा। भाई 3 + 4 लिख सकते हो, लेकिन 4 - 3 नहीं लिख सकते, ठीक ना, मान बदल जाएगा, ये तो आप जानते हो। तो m2 माइनस m1 हो जाएगा, यहाँ पे ये u2 हो जाएगा, बटे यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये तो m1 + m2, इसको आप लिख सकते हो भाई, प्लस में है, ठीक। तो ये इस तरीके से आपका v1 और v2 का मान निकल करके आया, v1 और v2 का मान उभर करके आपके सामने हमने रख दिया हुआ है, ठीक है। इसको आप लोगों को ज़्यादा कुछ समझने में दिक्कत परेशानी नहीं रही होगी, ठीक है। चलो दोस्तों, अब हम लोग यहाँ पे अगर कुछ नोट पॉइंट समझते हैं तो नोट पॉइंट ये समझें, ठीक है। नोट पॉइंट समझते हैं तो नोट पॉइंट पहला क्या समझते हैं दोस्तों, कि अगर हमारे दोनों पिंड, भाई हमने 2 पिंड लिए थे टक्कर करवाने के लिए, प्रत्यास्थ संघट के लिए, कि जैसा टक्कर जिसमें पिंडों का संवेग और ऊर्जा यानी गतिज ऊर्जा दोनों संरक्षित रहता है, प्रत्यास्थ संघट कहलाता है। उस टक्कर के लिए हमने 2 पिंड ले लिया, m1 और m2। अब हम मान लेते हैं कि हमारा m1 और m2 दोनों पिंड समान द्रव्यमान के हों। भाई नोट पॉइंट अगर क्वेश्चन आ सकता है ना, अगर दोनों पिंड समान द्रव्यमान के हों तो इतना बड़ा फार्मूला थोड़ी वही नहीं लगाते हैं ना। तो अब वहाँ पे फार्मूला कैसे चेंज होता है, इसको नोट पॉइंट में समझते हैं। तो हम लोग क्या मानते हैं कि माना हम लोग क्या करते हैं कि दोनों पिंड का हो समान द्रव्यमान के हों, दोनों पिंड का हो समान द्रव्यमान के हों, ठीक है। तो इस चीज़ को पहले लिखते हैं, यदि दोनों पिंड समान द्रव्यमान के हों, यदि दोनों पिंड का हो समान द्रव्यमान के हों, समान द्रव्यमान के हों, समान द्रव्यमान के हों, समान द्रव्यमान के हों, अर्थात क्या कह सकते हैं, अर्थात m1 बराबर m2 बराबर m, यही ना भाई। समान द्रव्यमान के होने का मतलब क्या है कि m1 और m2 दोनों m के बराबर हो जाए। तब इसको समीकरण 3 तक फरिया दिए थे, इसको मान लेते समीकरण नंबर 4, समीकरण नंबर 4, इसको मान लेते समीकरण नंबर 5। मान सकते भाई, समीकरण 4 और 5 मान सकते हैं, स्वतंत्र है, ठीक भाई। चलो, तब समीकरण 4 से क्या निकल के आएगा, m1 बराबर m2 बराबर m। तब समीकरण 4 से, तब समीकरण 4 से, तब समीकरण 4 से क्या हो जाएगा हमारा v1, क्या हो जाएगा हमारा v1 बराबर, ध्यान समझो भाई। ये देखो m2 की जगह पे m लिखना है, m1 की जगह पे m लिखना है, ठीक ना। तो यहाँ पे m लिख देंगे तो m कैंसिल हो जाएगा। अगर ये पूरा 0 हुआ तो पूरा यहाँ से यहाँ तक टर्म में पूरा हमारा गायब हो गया, 0 हो गया। तो यहाँ पे केवल यही बचा है ना, क्या बचा भाई, 2m बटे m प्लस m, और अगवा क्या लिख देंगे u2, क्या लिख देंगे u2। तो 1m 2m शहीद हो गए। जब 2m शहीद हो गए तो हमारा क्या मिल गया बा कि v1 बराबर u2, क्या मिल गए भाई, v1 बराबर u2 मिल गया सर, क्या मिल गया, v1 बराबर u2 के मिल गया, ठीक ना। अच्छा, वही अगर बात करें हम लोग समीकरण किससे, समीकरण 5 से, तथा समीकरण 5 से, तथा समीकरण 5 ऐसे नहीं, ये देखो 5 ऐसे, समीकरण 5 से। अगर समीकरण 5 से हम लोग लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, समीकरण 5 में फिर जैसी चीज़ें वहाँ किए हैं वैसे सर जी यहाँ भी कर दीजिए। यहाँ पे करेंगे तो m2 m1 की जगह पे m लिख देंगे, तो m माइनस m तो शहीद हो गया, क्या हो गया, शहीद हो गया। जब ये शहीद हो गया तो हो गया 0, जब ये 0 हो गया बचा खाली ये, जब ये बचा तो क्या लिखेंगे हम लोग, v2 बराबर क्या हो जाएगा, 2m बटे m प्लस m इंटू u1। तो v2 बराबर क्या हो जाएगा, 2m से कैंसिल u1, v2 बराबर क्या मिल जाएगा हमारा u1, ठीक है दोस्तों। तो ये चीज़ें आप लोगों को ज़रूर समझ में आई होंगी, कोई दिक्कत परेशानी अभी तक समझ में आपको नहीं रहा होगा। भाई आप लोग इस चीज़ों को इतना आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक ना, नोट कर लिए होंगे, ठीक है। तो अब हम लोग क्या देखने वाले हैं कि ये तो हमारा हुआ कि एक बीमित तल में प्रत्यास्थ संघट। अब हम लोग देखेंगे कि द्विबीमित तल में प्रत्यास्थ संघट कैसे होता है, ठीक है ना दोस्तों। ये तो क्या था हमारा एक बीमित तल में प्रत्यास्थ संघट। अब हम लोग क्या देखेंगे कि द्विबीमित तल में प्रत्यास्थ संघट कैसे होता है। कहने का मतलब ये है दोस्तों कि अब की बार जब पिंड हमारे टकराएंगे, टकराने के बाद वो 2 बीमा में रंग करेंगे,
कितने बीमा में? 2 बीमा में, यानी x में भी हो सकते हैं और y में हो सकते हैं। अभी तक क्या था, केवल एक ही बीमा में था। अब एक बीमा आपके ऊपर है, चाहे x लो, चाहे y लो, चाहे z लो, ठीक है। तो इतना चीज़ें आप लोग नोट आउट कर लिए हैं। चलो भाई, अब हम लोग हेडिंग डालते हैं अपना प्यारा सा हेडिंग, ठीक ना। अब वह हमारा प्यारा सा हेडिंग क्या होने वाला है कि द्विविमी तल में प्रत्यास्थ संघट, धीरे धीरे प्यारी को तो भाई अब लोग हेडिंग आप लोग डालेंगे क्या कि द्विविमी तल में प्रत्यास्थ संघट, ठीक। तो हमारी हेडिंग है भाई अब द्विविमी तल में, द्विविमी तल में, ठीक ना, क्या? प्रत्यास्थ संघट, प्रत्यास्थ संघट, ठीक। द्विविमी तल में प्रत्यास्थ संघट, इलास्टिक कोलिजन इन 2 डायमेंशनल प्लेन, कैसे कह सकते हैं ना, 2 डायमेंशनल प्लेन। तो द्विविमी तल में प्रत्यास्थ संघट, देखिए दोस्तों पहले हम लोग फिगर समझते हैं। जैसे उसका हमने फिगर समझा था ना, जैसे वहाँ फिगर हम लोग समझे थे कि कैसे कैसे फिगर बना हुआ है, ऐसे पहले यहाँ पे फिगर समझते हैं। फिगर पहले समझो। देखो भाई, मान लो 2 पिंड, ये हमारा होगा वह पहला पिंड जिसका द्रव्यमान है m1 और इसका वेग क्या है, इसका वेग है u1। ये u1 बनाइए सर, v1 लग रहा है जैसे ना, हाँ यार ये देखो अब u1 लग रहा है ना, ठीक। ये दूसरा पिंड है जिसका द्रव्यमान है m2 और वेग क्या है इसका, u2 है, ठीक। अब ये अच्छा, इसका वेग ज़्यादा होगा, इसका वेग कम होगा, तब टकराएंगे, तभी टकराएंगे। मान लीजिए भाई आगे टक्कर हुआ, जब टक्कर होता है तो ये क्या होता है, द्विविमा में, देखो भाई द्विविमा, ठीक। तो आपका जो है m1 है, m1 आपका कुछ ऐसे चला जा रहा है, यहाँ से कुछ कोण बनाते हुए, ये भैया आपका m1 है। टकराने के बाद जो है ये v1 वेग से जा रहा है, ठीक है। इधर आपका ये m2 है, ये m2 टकराने के बाद, m2 भैया टकराने के बाद v2 वेग से भाग रहे हैं, ठीक ना। m1 टकराने के बाद u1 वेग, m1 टकराने के बाद v1 वेग से जा रहा है और m2 टकराने के बाद v2 वेग से जा रहा है। लेकिन यहाँ से ये भैया कोण बना रहे हैं, तो मान लो ये θ1 है और ये θ2 है। इतनी बातें समझ में आ गई कि 2 पिंड हैं m1 और m2 और ये हमारे क्या है, टक्कर से पहले, टक्कर से पहले, और ये क्या है, टक्कर के पश्चात, टक्कर के पश्चात। अब दोस्तों आप लोग सदिश वाला चैप्टर अच्छे से पढ़े हैं। सदिश वाले चैप्टर में हमने आपको वियोजन बताया था, सदिशों का वियोजन, वहाँ पे हमने आपको सिखाया था, वहाँ पे हमने आपको बताया था जिसके साथ कोण बनता है वह घटक काश में होता है और जिसके साथ कोण नहीं बनता है वह घटक साइन में होता है। इसको खोपड़िया में घुसा लो। क्या केवल घुसाना है कि जिस घटक के साथ कोण बनेगा वह घटक कॉस में और जिस घटक के साथ कोण नहीं बनेगा वह घटक साइन में। इतनी तो बातें घुसा ही सकते हो भाई, बहुत कुछ घुसा सकते हैं खोपड़ी में, तो इतना नहीं घुसा सकते, एकदम सर घुसा सकते हैं, ठीक ना। तो ये हमारा घटक जो हो जाएगा, इसके साथ कोण बन रहा है, कौन सा, वेग का घटक है भाई। द्रव्यमान का कैसे घटक हो गया, द्रव्यमान तो अदिश है, वेग सदिश है ना, तो वेग का घटक होगा। तो ये कौन सा घटक हो जाएगा हमारा, v1 cos θ1 और ये वाला कौन सा घटक हो जाएगा सर, हो जाएगा v1 sin θ1। काहे कास हुआ, कोण बन रहा है, काहे साइन हुआ, कोण नहीं बन रहा है। अच्छा अब ये इसका वाला देखो, ये तो इसका, इस वाले का 2 घटक मिला है, अब इसका भी 2 घटक होगा, एक घटक ये वाला, एक घटक ये वाला घटका कौन सा हो जाएगा, ये वाला हमारा हो जाएगा v2 cos θ2 और ये वाला घटक क्या हो जाएगा, v2 sin θ2। बोलो भाई कोई दिक्कत परेशानी, एकदम नहीं। जब दिक्कत परेशानी एकदम नहीं है तो पहले क्या करोगे, फिगर को बनाओगे, ठीक ना। पहले फिगर को बनाएंगे, उसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे, जैसे उसमें किए हैं। एक बार हम लोग क्या किए थे, एक बार संवेग संरक्षण के सिद्धांत से, फिर एक बार गतिज ऊर्जा के सिद्धांत से। लेकिन अब की बार डरना नहीं, अब की बार बड़ा सा फार्मूला नहीं निकालना है, केवल यहाँ पे हमें संरक्षण, संवेग संरक्षण और गतिज ऊर्जा वाला संरक्षण यानी ऊर्जा संरक्षण लगा के फार्मूला कैसे बना हुआ है ऐसे दिखा देना है। सॉल्व करने की जरूरत नहीं भैया, यहाँ पे सॉल्व करेंगे ना बहुत बड़ा होगा, इसलिए यहाँ पे डायरेक्ट केवल फार्मूला निकाल करके छोड़ दिया जाता है, ठीक। चलो भाई इतना लो, पहले फिगर बना लो, ठीक है। फिगर बन गया होगा, ठीक है।
अगर फिगर बन गया है तो यहाँ पे हम लोग अब क्या करेंगे भाई, संरक्षण वाला सिद्धांत लगाएंगे। तो मुझे मिटाना पड़ेगा कुछ, चलो भाई यहाँ पे कुछ कर देते ना। तो पहले हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, गतिज ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत से या ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत से। ठीक है, क्या लिखेंगे यहाँ पे, ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत से, ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत से, ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत से। अब ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत अगर यहाँ पे लगाएंगे बाबू, ध्यान सुनो, ऊर्जा संरक्षण, कौन सा ऊर्जा संरक्षण, गतिज ऊर्जा। और पहले पिंड का यहाँ पे देखो, इसका गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगा, 1/2 m1 u1 स्क्वायर प्लस इसका क्या हो जाएगा 1/2 m2 u2 स्क्वायर बराबर होगा इसका। देखो अब इसका, देखो अब गतिज ऊर्जा संरक्षण में क्या हो जाएगा, पहले पिंड का वेग क्या है 1/2 m1, v1 की जगह पे v1। अच्छा यहाँ पे देखो भाई गतिज ऊर्जा संरक्षण लगा रहे हैं ना, तो गतिज ऊर्जा संरक्षण के लिए हम लोग जो लगाते हैं, ठीक ना, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा 1/2 m1 v1 स्क्वायर प्लस 1/2 m2 v2 स्क्वायर। ये हुआ ना गतिज ऊर्जा संरक्षण। मेरे भाई पहले ये संघर्ष के पहले का वेग, संघर्ष के पहले गतिज ऊर्जा, ये संघर्ष के बाद की गतिज ऊर्जा। ठीक, अब सब जगह से 1/2 तो छटाई हो जाएगी। जब 1/2 की हो जाएगी छटाई तो बचेगा क्या हमारा m1 u1 स्क्वायर प्लस m2 u2 स्क्वायर बराबर m1 v1 स्क्वायर प्लस m2 v2 स्क्वायर। ठीक, बस 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 ये वाला यहाँ पे हो गया गतिज। अब यहाँ पे सॉल्व नहीं करना है ना, यहाँ पे हमको भारी भरकम सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, बस यहाँ पे ये दिखाना था। हमने यहाँ पे कौन सा संरक्षण लगाया, ऊर्जा संरक्षण। ऊर्जा संरक्षण में कौन सा ऊर्जा, गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा में कैसे कैसे लगाया गया ये चीज़ हमने आपको यहाँ पे दिखाया भाई। ठीक, अब हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले हैं, आगे हम लोग ये करने वाले हैं कि संवेग संरक्षण का सिद्धांत लगाएंगे। क्या लगाएंगे हम लोग, अब संवेग संरक्षण का सिद्धांत लगाएंगे। जब संवेग संरक्षण का सिद्धांत लगाएंगे, अब देखो संवेग संरक्षण, संवेग क्या थी, सदिश राशि है। ये ऊर्जा हमारी गतिज ऊर्जा अदिश राशि थी, इसलिए इसमें घटक कोटक नहीं लिया गया है। गतिज ऊर्जा भैया, गतिज ऊर्जा अदिश राशि है। अदिश राशि में कहाँ से घटक कोटक होता है यार, ठीक ना, सदिश राशियों में तो घटक होता है। अब हम लोग क्या लगाएंगे, संवेग संरक्षण के सिद्धांत से। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, संवेग संरक्षण के सिद्धांत से, संवेग संरक्षण, संवेग संरक्षण के सिद्धांत से, संवेग संरक्षण के सिद्धांत से। जब हम लोग संवेग संरक्षण लगाएंगे, अब देखो संवेग संरक्षण सदिश राशि है, एक बार x अक्ष की दिशा में, एक बार y अक्ष की दिशा में, एक बार x अक्ष की दिशा में, एक बार y अक्ष की दिशा में। तो अब देखो यहाँ पे तो x अक्ष हमने लिया हुआ है, यहाँ पे हमने x अक्ष तो लिया हुआ है, लेकिन y अक्ष तो नहीं लिया है। तो पहले हम लोग क्या लिख लेंगे, x अक्ष की दिशा में। क्या लिख लेते हैं, x अक्ष की दिशा में। संवेग भाई को हम दो, पहले बात समझो यार, दो दिशा में काहे ले रहे हैं मेरे भाई, यहाँ पे संवेग जो है आपका दोनों दिशा में है। उस पहले वाले जब हम लोग पढ़े थे एक बीमा में था, ठीक ना, उसमें x y की झंझटें नहीं थी। लेकिन यहाँ पे जो सदिश रहेगा, जो सदिश रहेगा, अगर दो घटक में तो दोनों घटक लेना पड़ेगा। तो एक बार x वाला और एक बार y वाला। तो पहले कौन सा, x वाला, फिर कौन सा, y वाला। ठीक है, संवेग संरक्षण के सिद्धांत से कौन सा, x अक्ष की दिशा में। क्या लिख देंगे, x अक्ष की दिशा में, x अक्ष की दिशा में, दिशा में। देखो भाई x अक्ष की दिशा में क्या हो जाएगा, x अक्ष की दिशा में इसका संवेग क्या हो जाएगा, यानी संघट के पहले का संवेग, संघट के पहले का संवेग क्या हो जाएगा, m1 u1 प्लस इसका क्या हो जाएगा m2 u2 बराबर हो जाएगा। अब देखो x अक्ष की दिशा में है भैया है ये वाला, y अक्ष की दिशा में है ये वाला। अब अगर ये x अक्ष की दिशा में ये वाला है तो ये वाला क्या है, दोनों एक ही दिशा में है, दोनों क्या है, एक ही दिशा में है। और मेरे भाभू जब एक ही दिशा में होता है तो क्या होता है, जुड़ता है, अलग अलग दिशा में होता है तो घटता है। एक ही दिशा में होने की वजह से जुड़ेगा, अलग अलग दिशा में होगा तो घटेगा। यहाँ पे देखो ये अलग अलग दिशा में, एक ऊपर जा रहा है तो एक नीचे जा रहा है, तो यहाँ पे घटेगा। लेकिन ये दोनों घटक क्या होंगे, जुड़ेंगे। क्यों जुड़ेंगे, क्योंकि दोनों घटक एक ही दिशा में है, दोनों घटक एक ही दिशा में है। अब देखो दोस्तों क्या हो जाएगा, संवेग, संवेग क्या होता है, द्रव्यमान गुणे वेग। तो द्रव्यमान क्या है m1, द्रव्यमान क्या है m1, वेग क्या है v1 cos θ1, v1 cos θ1 प्लस, ठीक, इसका क्या हो जाएगा, इसका वाला देखो m2 v2 cos θ2, v2 cos θ2। बात क्लियर है। तो ये हमारा क्या है, x अक्ष की दिशा में। अब इसी प्रकार क्या लिख सकते हैं,
संवेग संरक्षण के सिद्धांत से, यानी वाई अक्ष की दिशा में, ठीक ना। संवेग संरक्षण के सिद्धांत से, ठीक ना, संवेग संरक्षण के सिद्धांत से, संवेग संरक्षण के सिद्धांत से आपकी बार कहाँ पे लगाना है, वाई अक्ष की दिशा में। आपकी बार कहाँ पे लगाना है हमको, वाई अक्ष की दिशा में, वाई अक्ष की दिशा में, वाई अक्ष की दिशा में। अब देखो वाई अक्ष की दिशा में यहाँ पे है, एकदम नहीं है। यहाँ पे केवल हमने कौन सा लिया है, एक्स अक्ष वाला लिया है, एक्स अक्ष वाला लिए हैं। तो यहाँ पे वाई अक्ष है ही नहीं है। जब नहीं है मतलब जीरो, नहीं है मतलब जीरो। यहाँ पे वाई वाला एक ये है और एक ये है, ये तो है ऊपर और ये है साहब नीचे। जब ये है ऊपर तो क्या हो जाएगा, m1 v1 साइन थीटा 1, m1 v1 साइन थीटा 1 माइनस, ये माइनस क्यों हुआ, कहाँ कि नीचे है, नीचे है, क्या हो जाएगा m2 v2 साइन थीटा 2। ठीक, तो दोस्तों इस तरीके से जो है आपका द्विविमीतल में प्रत्यास्थ संघट रहा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको फार्मूला ड्राइव करने की जरूरत नहीं है, बस ये है कि आपको कैसे कैसे जो है ये कंपोनेंट निकाले गए हैं, कंपोनेंट को समझना है। अब इस पे आधारित हम लोग सवाल सीखेंगे अगली वीडियो में। ये वीडियो आपके लिए खुद लंबी हो जा रही है ना, तो हमने प्रत्यास्थ संघट, इस वीडियो में प्रत्यास्थ संघट पूरी तरीके से सीख लिए हुए हैं। आगे हम लोग सीखेंगे अगली वीडियो में कि अप्रत्यास्थ संघट क्या होता है और अप्रत्यास्थ संघट, साथ ही साथ इस पे न्यूमेरिकल, और हम लोग इस चैप्टर की एक और वीडियो बनाएंगे। यानी अभी आप कम से कम 2 वीडियो में प्रोवाइड कराऊंगा। एक वीडियो में अप्रत्यास्थ संघट और उससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल, और अगली वीडियो में हम लोग सीखेंगे इस चैप्टर के कुछ चुनिंदे न्यूमेरिकल, ठीक ना। तब जाके हम लोग आपको अगला चैप्टर आपके मन मुताबिक के अनुसार आप लोग कमेंट का बॉक्स में बताएंगे कि सर अब कौन सा चैप्टर शुरू किया जाए, तो उस हिसाब से जो है आप लोगों को शुरू करते हैं। दोस्तों आप लोग वीडियो को देखें, बढ़िया से नोट्स बनाएं, चीज़ों को समझें, जहाँ भी दिक्कत परेशानी हो रही है आप लोग कमेंट बॉक्स में मेंशन करें। अब हम कोशिश करेंगे आपको रेगुलर टाइम पे वीडियो को प्रोवाइड करते रहें। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग अपना सेहत का ध्यान रखें, खूब मस्त होकर पढ़ाई लिखाई खूब जारी रखें। कोई भी दिक्कत परेशानी हो रही है पढ़ने समझने में तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन किया करें। ठीक है, चलते हैं दोस्तों, बाय बाय, फिर मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए सबको बाय बाय।